हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स करंट अफेयर फैक्ट सीरीज़। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर में जो फैक्ट आया करते हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम समसामयिक खबर जो रहता है उसको देखेंगे, खबर जो रहता है जो महत्वपूर्ण होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर खबर जो रहते हैं फैक्ट रहते हैं उस फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं जिनके माध्यम से डाटा दिखाई जाती है किसी रिपोर्ट को लेकर के, तो उस रिपोर्ट की जो डाटागिरी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो भी आधिकारिक बयान रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके डेटा को हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी डेटा आया करता है ऐसे प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं न्यूज़, नेशनल मीडिया में, न्यूज़ में, इवन जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो सारे हम आंतरिक बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और याद करना है बार बार, ताकि आपको ये सारे फैक्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम 7 विषयों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला रहेगा यादा यादा वायरस, दूसरा रहेगा इसमें जोनोबोटस, तीसरा रहेगा इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की अभी रिसेंट में 579वीं बैठक हुई थी तो उसे पहली बार प्रकाशित किया गया है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर प्रगति मंच के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। फिर एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण किया गया है भारत सरकार के द्वारा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस राज्य के साथ किया गया है, किस देश में किया गया है। फिर छठवां पढ़ेंगे हम नागा और कुकी के बीच में शांति समझौता हुआ है, पीस ट्रीटी हुई है, उसको हम पढ़ेंगे। और सातवां पढ़ेंगे हम इसमें भारतीय नौसेना और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य एक समझौते पर ज्ञापन पे साइन हुआ है, मतलब एक एमओयू हुआ है भारतीय नौसेना और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण होगा इन 7 विषयों में हमारे एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यादा यादा वायरस से। तो देखिए, यादा यादा वायरस जो है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के वायरस यादा यादा का खोज किया है। तो इसका नाम उन्होंने, जो वायरस को खोजा है उसका नाम उन्होंने यादा यादा वायरस दिया है, जिसे हम YYV भी कह सकते हैं। यदि YYV कहीं आपको लिखा हुआ दिखता है तो आप उसे समझ के रखिए कि यह यादा यादा वायरस के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये क्या है और क्यों है और किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो गया हमारे एग्ज़ाम को लेकर के। तो देखिए, यह एक अल्फ़ा वायरस है। अल्फ़ा वायरस पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रेंथेड RNA वायरस है। ये इसका नाम याद रखिए एक बार और से, सिंगल स्ट्रेंथेड RNA वायरस, जिसे हम +SS RNA वायरस भी कहेंगे, कि एक जीनोम के साथ एक छोटे गोलाकार और आवरण युक्त विषाणु होते हैं। ये पॉजिटिव सेंस RNA वायरस में हेपेटाइटिस C वायरस, वेस्ट नील वायरस, डेंगू वायरस और SARS और MERS कोरोना वायरस शामिल होते हैं। जैसे कि आपने कोरोना वायरस का नाम बहुत सुना होगा इस समय न्यूज़ में, क्योंकि यह चाइना में फैला हुआ है। तो इस प्रकार के वायरस इसमें होते हैं। यह वायरस के एक ऐसे समूह से संबंधित हैं जिसमें चिकनगुनिया वायरस और ईस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस जैसे अन्य अल्फ़ा वायरस शामिल होते हैं। इसमें ये मुख्य रूप से मच्छरों द्वारा प्रसारित होते हैं। कुछ अन्य अल्फ़ा वायरस के विपरीत यादा यादा वायरस मनुष्य के लिए कम खतरनाक होते हैं। जैसे कि जो कोरोना वायरस है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन जो ये यादा यादा वायरस है ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये ऐसा इसमें जाना गया है। फिर अब हम बात करते हैं जोनोबोटस के बारे में। तो जोनोबोटस क्या है? तो देखिए, जोनोबोटस जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला जीवित रोबोट बनाया है, जिसका नाम इन्होंने जोनोबोटस दिया है। तो आपको याद रखना होगा कि जोनोबोटस किस देश ने बनाया है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है। यह एक जीवित रोबोट है। तो इसके मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो इस रोबोट का निर्माण नोकदार पंजे वाली अफ्रीकी मेंढक की कोशिका से किया गया है। इसका निर्माण अफ्रीका का एक मेढक है उसके कोशिका से किया गया है, मतलब उसके सेल से इसका निर्माण किया गया है। वैज्ञानिकों ने मेढक के भ्रूण से स्केप की गई जीवित कोशिका को फिर से तैयार किया और उन्हें पूरी तरह से नया रूप दिया है। इस रोबोट का नाम नाइजीरिया एवं सूडान में जो दक्षिण अफ्रीका का जो उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र में पाए जाने वाला जलीय मेढक की प्रजाति है, जिसका नाम यहाँ पे जोनोपस लाविस है। उसका नाम क्या है? जोनोपस लाविसे के नाम पे रखा गया है। और जो जोनोपस लाविस है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो नाइजीरिया एवं सूडान और दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर ये जो उप सहारा क्षेत्र है यहाँ पर ये पाया जाता है।
तो जोनोपस लावी से इसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण योगदान दे दिया इसने, ये जो आप देखेंगे यहाँ पर जोनोबोटस के निर्माण में। तो देखिए, जेनोपस अफ्रीकी मेढकों की एक प्रजाति है जिसे आमतौर पर नोकदार पंजे वाले अफ्रीकी मेढक के रूप में जाना जाता है। जोनोपस की भी खुद दो प्रजातियां होती है, जिसे जोनोपस लाविस और जोनोपस ट्रॉपिकलिस कहा जाता है। जीव वैज्ञानिकों द्वारा इसका उपयोग की जाती है। ये दोनों प्रजातियां पूरी तरह से जलीय है और इनको कैद में रखा जा सकता है। जोनोपस एक उपयोगी उपकरण की तरह है, क्योंकि ये इसकी विशेषता क्या है, ये पूरी तरह से जलीय है, मतलब पानी में रहता है। इनको प्रयोगशाला में कैद रखना आसान होता है। ये साल भर अंडे का उत्पादन कर सकती हैं। इनके अंडे अनुसंधान कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। इनका भ्रूण कशेरुकी विकास के लिए भी एक अच्छा मॉडल है। ये तो हो गया जोनोपस लाविस के ऊपर। लेकिन यदि आप लोगों को समझ में आता हो तो आप देखेंगे कि प्रत्येक समय से हमेशा जब से मानव ने विकास होना शुरू हुआ, फिर वो विकसित हुआ, फिर वो विकासशील हुआ, फिर जिस क्रम में बढ़ता गया, तब से लेकर के कृषि की शुरुआत के साथ साथ मानव ने अपने लाभ के लिए जीव जंतुओं का हमेशा से छेड़छाड़ किया है। जैसे हाल ही के वर्षों में आप देखेंगे तो जीन एडिटिंग भी हुआ है, जिसके लिए चाइना में आपने देखा होगा कि उन्होंने एक प्राणी को विकसित कर दिया था, तो उनको बकायदा वहाँ पर सज़ा दिया गया। तो ये भी आपने देखा होगा। अतः इस नवीनतम शोध की सफलता से इस बात पर मतलब आधारित है कि पहली बार स्क्रैप की गई, मतलब नई जीवित कोशिका में जैविक मशीनों मतलब जेनोबोट्स का निर्माण किया गया है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से अन्य प्राणियों का उपयोग करके कोई विशेष प्रकार के अन्य प्राणियों का निर्माण किया जा रहा है एक जीन एडिटिंग के माध्यम से। अब इसकी क्या विशेषता होगी, तो दोस्तों इसकी विशेषता ये होगी कि जेनोबोटस पेलोड उठाकर एक लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, एक दवा की तरह जो रोगी के अंदर एक विशिष्ट स्थान पर जाने की क्षमता रखता है ये, और घायल होने पर खुद को भी ठीक कर सकता है ये इसकी विशेषता रहेगी। इसके उपयोग क्या होंगे, इसका उपयोग ये होगा कि यह जीवित रोबोट्स के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे कि रेडियो धर्मी प्रदूषण को रोकना, इसके बाद महासागरों में जो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं उसको इकट्ठा करने में ये उपयोगी साबित होंगे। अब हम तीसरे इसका बिंदु जो है हमारे इस वीडियो का, उसको हम डिस्कस करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की जो 579वीं मतलब 579वीं जो बैठक हुई थी, उसमें क्या क्या डिस्कशन हुआ। तो देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार अपनी पारदर्शी पहल के लिए के तहत केंद्रीय निदेशक मंडल की जो 579वीं बैठक हुई थी उसका विवरण जारी किया है। मतलब इससे अभी तक की जो भी 578 नंबर तक की जो डिस्कशन जो भी बैठक हुई थी उसकी जानकारी ये साझा नहीं करते थे, लेकिन इसको इन्होंने साझा किया है, क्योंकि आरटीआई के तहत जो भी आपको सरकारी गतिविधियाँ होती हैं उनको साझा करना पड़ता है जनता के साथ। तो इसके क्या मुख्य बिंदु रहे, तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज से संबंधित सूचनाओं के प्रकटीकरण को जन जागरूकता बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के विवरण को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार की जो अधिनियम है उसकी जो धारा 4 है के प्रावधान के तहत ये इन्फॉर्मेशन अपलोड की जाएगी। मतलब तो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है कि सरकारी गतिविधियाँ जो भी होती है उसकी जानकारी को, उनकी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक के साथ साझा करना आवश्यक है। ये आरटीआई की धारा 4 कहती है। तो उसी के तहत ये जो बैठक हुई इसकी जानकारी को साझा किया जाएगा, और जो आधिकारिक वेबसाइट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उस पर इसे अपलोड भी किया जाएगा। आप वहाँ से जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आरटीआई अधिनियम की धारा 4 में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा सूचना के प्रकटीकरण का प्रावधान है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। अब तक नियामक ने आरटीआई अधिनियमों के तहत केवल प्रश्नों के जवाब मांगने पर ही बोर्ड की बैठकों के बारे में विवरण जारी किए थे। आगे से क्या होगा, आगे से केंद्रीय बोर्ड की अगली बैठक की पुष्टि की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर विवरणों को भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा। मतलब अब जो भी कोई इन्फॉर्मेशन या जो भी कोई मीटिंग होने वाली होगी उसकी जानकारी आप उस डेट से 2 हफ्ते पहले जाकर के प्राप्त कर सकेंगे वेबसाइट से, क्योंकि यह अब आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर डाल दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रगति के बारे में। तो प्रगति क्या है, तो देखिए, प्रगति एक विशेष प्रकार का मंच है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2020 को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन मतलब प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुउद्देशीय मंच प्रगति के जरिए 32वें संवाद की अध्यक्षता की है। तो प्रगति क्या करेगा, तो देखिए, प्रगति जो है, प्रगति का पहले तो पूरा नाम याद रखिए। प्रगति क्या है, एक अपने आप में एक्रोनिम से, तो इसका पूरा नाम होगा प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इसका ये मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि जो
सक्रिय शासन और सामयिक कार्यान्वयन, इसका हिंदी में नाम है। तो यह एक बहुउद्देशीय मंच है जो प्रधानमंत्री की को विभिन्न मुद्दों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्र एवं राज्य के अधिकारियों के साथ चर्चा करने में सक्षम बनाता है। मतलब ये जो पूरा ये मंच है, इस मंच पे कौन रहेगा? इस मंच पर प्रधानमंत्री रहेंगे। मतलब इस मंच पे, मंच का मतलब ये जो पूरे प्रक्रिया बनाई जाएगी, इस प्रक्रिया में कौन इन्वॉल्व होगा? तो इसमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व रहेंगे और केंद्र के सचिव, मतलब केंद्र के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, और राज्य के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। मतलब वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पर बताएंगे गतिविधियों के बारे में। इस वर्ष मतलब इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था और यह एक 3 स्तरीय प्रणाली है, मतलब 3 लेयर प्रोग्राम है ये। इसमें क्या होगा? पीएमओ होगा, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस रहेगा, केंद्र सरकार के सचिव होंगे और राज्य सरकार के मुख्य सचिव होंगे। तो आप समझ गए ना, जो पहला पॉइंट में बोला गया है उसी की यहाँ पे व्याख्या की गई है दूसरे बिंदु में। उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य रहेगा, 3 उद्देश्य रहेंगे मुख्यतः इसके। शिकायतों का निराकरण करना या निवारण करना, कार्यान्वयन करना, मतलब जो भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उसको कंप्लीट करना, रन करना, और परियोजनाओं की निगरानी रखना। यदि किसी प्रकार कोई परियोजना चलाई जा रही है तो उस पर निगरानी रखना कि कितना उसमें कार्य हो गया है, क्या कमियाँ हैं और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है। तो ये सारा उसको देखना है। और प्रौद्योगिकी समन्वय क्या होगा? तो देखिए, यह मंच 3 प्रौद्योगिकियों संबंध, मतलब डिजिटल डेटा प्रबंधन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, इन 3 विषयों पर यह कार्य किया जाएगा, को एक साथ लाना है। मतलब ये सारे 3 चीज़ों को एक साथ ला करके पूरा कार्य करने की प्रक्रिया को बताएगा ये। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है। यहाँ पे सहकारी संघवाद बात की गई है, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार के साथ साथ जो उसमें ब्यूरोक्रेट से सबको ही काम करने का अवसर देता है ये, क्योंकि यह भारत सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें राज्य के सचिव, मतलब ब्यूरोक्रेट्स, और इसके बाद केंद्र के ब्यूरोक्रेट्स एक साथ आकर के काम करते हो। ये मतलब ब्यूरोक्रेट्स लेवल की एक पूरी मंच बनाया गया है, एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिससे वो दोनों आकर के एक साथ डिस्कस कर सके और काम करने के लिए जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो प्रधानमंत्री को कर सके। हालांकि ये सारा होने के बाद यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जो राज्य की गवर्नमेंट है वो इसमें सेकेंडरी हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पे राज्य का सरकार, जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का यहाँ पे कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तो हालांकि राज्य की जो राजनीतिक कार्यकारिणी है को शामिल किए बिना राज्य सचिवों के साथ प्रधानमंत्री की सीधी बातचीत राज्य की राजनीतिक कार्यकारिणी को कमज़ोर कर देता है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यह पीएमओ जैसे संविधानोत्तर कार्यालय में शक्ति के संकेंद्रण के लिए बात कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि राज्य सरकार से, इसमें सरकार के व्यक्ति नहीं है, इसमें कौन है? ब्यूरोक्रेट्स हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स तो काम तभी करेंगे ना जब सरकार उसको परमिशन देगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री को कर रहा है ब्यूरोक्रेट्स, मतलब वहाँ पे राज्य सचिव हैं जो। तो यहाँ पर ये देखेंगे आप कि यहाँ पे जो राज्य सरकार है, यहाँ पे उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। तो ये राज्य सरकार को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, और जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो कहाँ पे ले जाके केंद्रित कर रहा है? वो केंद्रित कर रहा है केंद्र सरकार का जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ पर। तो यह एक तरीके से देखा जाए तो एक परिवर्तन की बात कर रहा है, लेकिन ये परिवर्तन राज्य सरकारों के लिए अच्छा नहीं है। फिर इसके बाद यह जो मंच है ये रियल टाइम उपस्थिति और प्रमुख हितधारकों के बीच विनिमय के लिए ई पारदर्शिता, ई जवाबदारी या जवाबदेही हेतु एक मजबूत प्रणाली है। यह ई शासन और सुशासन हेतु एक अभिनव परियोजना है। लेकिन हालांकि यहाँ पर ये एक बात स्पष्ट रूप से भी समझ में आ रही है कि जो सरकारें काम रोका करती हैं, राज्य सरकारें, उसकी वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि यदि सचिव वहाँ पर पहुँच रहा है तो वह रियल सिचुएशन को बता रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि उससे जो कार्य प्रणाली की जो दक्षता है वह दक्षता यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये तो हो गया मैंने जो डिस्कस किया प्रगति मंच के बारे में। अब हम बात करते हैं एकीकृत चेक पोस्ट क्या है। तो देखिए, एकीकृत चेक पोस्ट मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या है। तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली ने संयुक्त रूप से जोगबनी विराटनगर का जो सीमा है उस पर एक एकीकृत चेक पोस्ट का निर्माण किया हुआ था और उसका उद्घाटन किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो बिहार और नेपाल की जो बॉर्डर है वहाँ पर ये जो आईसीपी है, मतलब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, जो इंडो नेपाल इंटीग्रेटेड है, मतलब नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर बना हुआ है और इंडिया के बिहार राज्य से ये निकलता है। तो ये इसका निर्माण किया गया है। तो आप लोकेशन याद रखिए इसका, क्योंकि ये बहुत ही विशेष रूप से महत्वपूर्ण है लोकेशन, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये।
तो इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो देखिए, इसका मुख्य बिंदु ये है कि भारत और नेपाल के जो मध्य जोगबनी और विराटनगर सीमा पर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट से दोनों देशों के बीच व्यापार और लोगों के आवाजाही की सुविधा होगी। तो ये जो चेक पोस्ट है ना, यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से ये होता है कि जो भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेड होता है वो इसी रास्ते से होता है, और फिर भारत और नेपाल के जो लोगों का आवाजाही है वो आवागमन और आवाजाही भी इसी चेक पोस्ट से होती है। फिर इसके बाद इस चेक पोस्ट का निर्माण भारत द्वारा किया गया है, मतलब इस पूरे चेक पोस्ट का निर्माण भारत सरकार ने फाइनेंस किया है, और यह एकीकृत चेक पोस्ट आधुनिक सुविधाओं से भी युक्त है। गैर मतलब है कि जो जोगबनी और विराटनगर की सीमा पर जो चेक पोस्ट है भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार को बढ़ावा देता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड हो पाता है पूरा। फिर यह नेपाल का दूसरा एकीकृत चेक पोस्ट है, मतलब यह नेपाल के लिए भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्य होते हैं, गतिविधियाँ, ये दूसरा चेक पोस्ट है। इससे पहले भी एक चेक पोस्ट बन चुका है बिहार में ही। तो पहला चेक पोस्ट जो था वो 2018 में बना था, वो रक्सौल और बीरगंज सीमा पर बनाया गया था। तो रक्सौल और बीरगंज सीमा पर पहला चेक पोस्ट बनाया गया था। दूसरा चेक पोस्ट बनाया गया है जोगबनी और विराटनगर पे। तो आपको ये दोनों चेक पोस्टों का नाम याद रखना है। तो ये जो हुआ था, इस अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपनी बातें रखी, उन बातों में ये कहा कि भारत के जो पड़ोसी पहले, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उसी के तहत ये जो सीमा कनेक्टिविटी में सुधार लाना है, तो उन्हीं नीतियों का ये महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने अपनी बातों में कहा था ये। अब हम बात करते हैं नागा और कुकी शांति समझौते की। तो नागा और कुकी पीस एग्रीमेंट जो हुआ है वह क्या है? तो देखिए, नागा जनजातियों के संगठन नागा राष्ट्रीय राजनीति समूह, नागा राष्ट्रीय राजनीतिक समूह, नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, जिसका हम शॉर्टकट में देखेंगे NNPGS, और कुकी जनजातियों के संगठन कुकी राष्ट्रीय संगठन, मतलब यहाँ पर KNO ने मतलब जो उनके बीच में जो भी विवाद थे, जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को जो आंतरिक सामुदायिक मतभेदों के कारण जो हो रहा था, उनको उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से ख़त्म करने के लिए एक शांतिपूर्ण समझौता पे मतलब ज्ञापन किया है। उस ज्ञापन को उन्होंने घोषणा पत्र के रूप में माना है और उस पर हस्ताक्षर किया है। तो जो नागा और कुकी के बीच में जो भी विवाद था, उसको उन्होंने देखा जाए तो शांतिपूर्ण रूप से समझाने के लिए, शांतिपूर्ण रूप से उसका समाधान करने के लिए हस्ताक्षर कर लिया है। तो यदि हम देखें तो इनका विवाद क्या था और किस तरीके से इनके विवाद को हवा मिली थी, तो देखिए 1990 के दशक में कि जो शुरुआती जो समय था उसमें नागा और कुकी जनजातियों के बीच में जातीय संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इसके बाद क्या था कि नागा जो अधिपत्य और उनके दावों को निपटने के लिए कई कुकी संगठनों का गठन हुआ। तो वर्ष 1993 में नागा जनजातियों और कुकी जनजातियों के बीच में संघर्ष स्टार्ट हुआ। उस संघर्ष में क्या हुआ कि 230 लोगों से अधिक लोगों की जान चली गई और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा। इससे जो इन लोगों में विस्थापित हुए, इनमें ज़्यादातर कुकी लोग थे, मतलब कुकी जनजाति के लोग थे। तो ये जो विवाद था, इस विवाद को निपटाने के लिए दोनों राज्यों, मतलब जो दोनों जनजातियां हैं जो कि नागालैंड में पाई जाती है, इन दोनों जनजातियों के बीच में शांति समझौता हुआ है, जिसके तहत उन्होंने एक दूसरे को कह सकते हैं कि भविष्य में नुकसान ना पहुंचाने के लिए हस्ताक्षर किया है यहाँ पर। और अब जो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। तो भारतीय नौसेना और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मध्य समझौता हुआ है। उस समझौते पर एक ज्ञापन हुआ है, उस ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, मतलब एक MOU हुआ है भारतीय नौसेना और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अंतर्गत। तो यह क्या हुआ है? तो देखिए, हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय नौसेना ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में नौसेना के अनुप्रयोग के लिए समुद्री तलछट डेटा और उत्पादों की विशेषज्ञता को साझा करने के उद्देश्य से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मतलब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम GSI भी शॉर्टकट में कहते हैं, के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये इसकी क्या विशेषता है, क्या महत्वपूर्ण बिंदु है इसके? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के समुद्री और तटीय सर्वेक्षण प्रभाग ने भारत के अधिकांश विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, का मानचित्रण किया है। इसके लिए इसके पास जो अप तटीय डेटा का विशाल भंडार है, मतलब जो भी उसके तटीय क्षेत्र है उसके बारे में जो भी जानकारी है वो इनके पास है, जो कि EEZ से रिलेटेड है। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अत्याधुनिक समुद्री अनुसंधानों, जहाज़ों, जैसे कि समुद्री मंथन होता है, समुद्री कौस्तुभम में, समुद्री शोभिकामा है और समुद्री रत्नाकर का है, ये सारे जो डेटा है, इन डेटा को एकत्रित किया है। एकत्रित करने वाली संस्था का नाम याद रखिए आप, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण।
तो ये जो डेटा है ये डेटा साझा करेंगे अब इंडियन नेवी के साथ। इस डेटा की मदद से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में विश्वसनीय एवं सटीक महासागरीय मॉडलिंग तैयार करने में मदद मिलेगी। इससे क्या होगा, इससे इस क्षेत्र में नौसेना के जहाज़ों का आवागमन सुगम हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि जो जितने भी हमारी कोस्टल एरिया है या कोई भी हमारा भू परपटी या भू से सब भूमि से संबंधित जो भी जानकारी है वो एकत्रित कौन करता है, हम लोग भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण एकत्रित करता है। तो इसी के साथ आप देखेंगे तो इंडियन आर्मी भी बाकायदा एमओयू साइन करती है और इंडियन नेवी भी बाकायदा एमओयू साइन करती है। तो जो समुद्री से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं वह इंडियन नेवी के साथ साझा करेगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ताकि वह और अच्छे तरीके से देश की सुरक्षा में अपनी योगदान को दे सके। और जो जितने भी आप हिली एरिया देखेंगे या बॉर्डर से संबंधित इंडिया के जो अन्य देशों के साथ जो सीमा बनाए हुए हैं उनके साथ देखेंगे तो उसकी जानकारी जो है वो भी भारतीय आर्मी के साथ शेयर किया करता है, ताकि वह देश को सुरक्षित रखने में, जहाँ पे जैसे बहुत सारे एरिया हिली होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे वैली होती हैं और बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं जो कि पहाड़ी होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को ये बताता है और उसी के आधार पर जो सेना है अपनी स्ट्रेटजी बनाती है कि किस प्रकार से वहाँ पर कौन सा बल फोर्स होगा वो अपना कार्य करेगा। तो यह स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध कराता है। तो इससे संबंधित जो भी एमओयू होता है वो साइन करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस संस्था के बीच में एमओयू साइन हुआ है, कार्य तो आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये पूरा का पूरा लेसन कंप्लीट किया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो इस प्रकार से समझ में आया होगा। इसी प्रकार का अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। इस चैनल पर आपको 7 बजे से 7:30 बजे शाम को एक वीडियो डेली प्रतिदिन मिल जाया करेगा, जो कि यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स के लिए आपको मदद साबित करेगा। और इसी प्रकार के यदि आप हमारे वीडियोस के पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक उनके वीडियोस के लिंक रहेंगे, उस चैनल्स के लिंक रहेंगे। आपको उन्हें जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा एक पेज है जिसका नाम है अंकित सिंह अनअकैडमी और विजडम हब स्टडी, उसे आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको वहाँ पे बहुत सारी करंट अफेयर के अपडेट्स मिलते हैं जो कि आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अपने जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMAnkit28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के माइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी वो हैं, जितने भी यहाँ पर इंडाइसेस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे से MPPSC की प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जाकर के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज के वो, और उसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगे। तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।